दोस्तों नमस्कार। टीवी इंडिया के खास कार्यक्रम मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सेगमेंट में हम चर्चा करते हैं एक्सपर्ट के साथ ऐसे मुद्दों पर जो सीधे आपसे जुड़े रहते हैं। और आज का मुद्दा है महाराष्ट्र में 32 महानगर पालिकाओं के लंबित चुनाव। सरकार की मंशा दिख रही है कि बीएमसी समेत जितने भी महानगर पालिकाओं के चुनाव अभी तक पेंडिंग है उन्हें कराया जाए। उसकी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। ग्राउंड लेवल पर देखेंगे तो राजनीतिक गतिविधियां भी साफ तौर पर नजर आने लगी हैं कि अब चुनाव नजदीक आ गए हैं। क्या समीकरण बनेंगे? क्या पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह ही बीएमसी में बीजेपी और महायुति की सत्ता होगी, या वहां पर उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी का गढ़ कायम रहेगा? ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास तौर पर मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालाइजर एक्सपर्ट डॉक्टर अतुल नाइक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तमाम तरह के सवाल हैं, कार्यकर्ताओं के अलग अलग सवाल हैं, आम जनता के अलग मन में सवाल चल रहे हैं। आपको लगता है कि चुनाव हो जाएगा इसी साल? एक बहुत पुरानी कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। अब दुरुस्त आए कि नहीं आए इस बात को देखना है, उसका इंतजार है, पर देर आई ये बात जरूर है। अब तो न्यायपालिका ने ये बताया हुआ है तो चुनाव होकर के रहेगा। अमूमन आजकल ये देखा जा रहा है कि चुनाव में समय बड़ा कम दिया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया है और बाकी लोगों की जागरूकता का स्तर जो है वो उठा हुआ है। तो उस वजह से चुनावों में जो पहले सरगर्मी बनाई जानी होती थी उसकी अब जरूरत नहीं पड़ती है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि सोशल मीडिया ने लोगों को चुनावों के लिए सभी समय रेडी करके रखा हुआ है मेंटली। अब रही बात समीकरणों की। समीकरणों में ये चार सत्ताधारियों के, भाजपा के साथ जो 3 और रिपाई मिलकर के 4, और उस तरफ जितने बाकी बचे हुए हैं वो सब इनसे रूठे हुए, इनसे छूटे हुए, इनसे बिछड़े हुए और कानूनी तौर पर पक्ष विपक्ष में बंधे हुए, ऐसे सारे लोग अपोजिट में। तो ये सीधा सीधा समीकरण है। बावजूद इस बात के कि हमारे पास में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, मुझे बिहार की तरह यहाँ पर कोई त्रिसूत्री नहीं नजर आती। ये द्विसूत्री और सीधे सीधे 2 पक्षों के बीच का चुनाव लग रहा है। एक बड़ी खूबसूरत बात याद आ गई सर, कि जैसे दुश्मन ही नहीं मेरा खुद अपने सिवाय, लौट आता है मेरी समत पत्थर मेरा। आपस के अंतर्द्वंद्व को ही इतना झेलना है और अंतर्द्वंद्व को ही इतना फेस करना है कि इन पर कोई बाहरी पत्थर पड़े इसकी अब आवश्यकता नहीं है। विशेषकर महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक ठीक दिखाया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने देखें तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच में घमासान चल रहा है। मतलब शिवसेना के बीच में जोरदार, उनके नेताओं के बीच में भी घमासान चला। इवन तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में भी घमासान की खबरें हैं। आपका एनालिसिस क्या? एक तरीके से हमने इसके ऊपर सूतोवाच जिसको कहते हैं वो कर ही लिया है। जैसे कि चुनाव के पहले एक चुनाव को फेस करना है बीजेपी को, क्योंकि अंतर्विरोध ही इतना है कि उसको ओवरकम करके, उससे उबर करके फिर मैदान में जाना है और फिर लोगों को ये बताना है कि ये जी ये हमारे कैंडिडेट्स हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है। आपको भी ये ज्ञातव्य है कि 27 में से कुछ जगहों पर तो ये कहा जाता है, पूरे महाराष्ट्र का अपने पास ब्यौरा है ही, और कुछ जगहों पर तो ये कहा जाता है कि एकत्रित चुनाव हो रहे हैं। मतलब 27 महानगर पालिकाओं की बात कर रहे हैं। जी, मैं महानगर पालिकाओं के हद तक बोल रहा हूँ, जैसे क्योंकि उन्हीं का प्रभाव है। अगर विधायक के चुनाव नहीं हो रहे हैं तो महानगर पालिका सबसे बड़ा चुनाव है। इवन जिला परिषद के ऊपर महानगर पालिकाओं का भी प्रभाव है और ये अमूमन होता ही रहता है। बहरहाल उसका एक विश्लेषण अलग रहेगा, परंतु आप ये देख रहे हैं कि 27 में कुछ जगहों पर तो ऐसा कार्यकर्ताओं में मंतव्य है कि एकत्रित हो रहे हैं, और कुछ जगहों पर ऐसा मंतव्य है कि नहीं ये तो धनुष वाले को जाएगा, और ये तो घड़ियाल वाले को जाएगा, और ये कमल वाले को जाएगा, और ये तीनों अलग अलग तरीके से आज भी जो बैनर लग रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में दौरा करके आ रहे हैं हम लोग। और आप देखिए कि जहाँ तहाँ जो बैनर लग रहे हैं, जहाँ तहाँ जिन लोगों के तैयारियाँ चल रही हैं वो दिख रही हैं, और आधी जगहों पर तो तैयारी एकत्रित दिख रही है, और आधी जगहों पर तो अलग अलग से भी चुनाव लड़ने की लोगों के मतलब कार्यकर्ताओं की मानसिकता हो रही है। इसका मूल उस महाभर्ती में है। सीधे अंदर आए जिन्होंने भगवा गमछा धारण कर लिया और उनका वॉशिंग मशीन हो गया, पूरे देश में
भाजपा को वॉशिंग मशीन कहने लग गए हैं, उसमें का प्रतिशत के तौर पर आप देखिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। और जो धुर विरोधी माने जाते थे, जिनके बारे में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी बयान दिए हुए थे, वे सारे धुल करके स्वच्छ होकर बीजेपी के साथ आ गए। तो आप इस अजित वजह पवार से की बात कर रहे हैं कि तब से लेकर के आहत भाजपा के लोग अब कम से कम अलग से लड़ने की तैयारी करने को मिलेगी, इस तैयारी में है। तब से लेकर के नहा धो करके स्वच्छ होकर के अंदर आने के लिए लालायित लोग, एक ही सोर्स है, वो है कि भाजपा क्या चाहती है, और भाजपा इन लोगों को साथ में लेकर के चलेगी तो काफी कुछ देना पड़ेगा, कम लेना पड़ेगा। और उसके बाद इस महानगर पालिका के चुनावों के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात मेरे दिमाग में आती है, वो ये कि कई जगहों पर, कई इंपॉर्टेंट जगहों पर भाजपा को नए सिरे से मतलब पार्टी को बांधना पड़ेगा, सुसूत्रता लानी पड़ेगी पार्टी में। इस चुनाव के मद्देनजर हम अगर आकलन करें तो बीजेपी और शिवसेना में आपको मजबूत कौन दिख रहा है? प्रश्न दो तरीके से उत्तर दिया जा सकता है। पहला तरीका यह है कि केवल महाराष्ट्र ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष पर मुंबई का जो प्रभाव है, बिल्कुल, उसको कोई नकार नहीं सकता है। बिल्कुल सही है। और आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी के आशीर्वाद से इस जगह पर शिवसेना ने जो गिरफ्त कई वर्षों से, कई दशकों से बनाए रखी हुई थी, वर्चस्व बनाए रखा, उस वर्चस्व को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। ये लोग नकारा निकले। पूत सपूत तो धन का क्या काम, बिल्कुल, और पूत कपूत तो फिर भी धन का क्या काम। तो इनके कुल के सपूत अपने ही घर को पलीता लगाने में लग गए, वरना मुंबई के ऊपर शिवसेना का गिरफ्त है, कब्जा है और प्रभाव है। इस वजह से पूरे भारतवर्ष में शिवसेना का चर्चा है। परंतु सीधे सीधे कंपैरिजन करना कि सर्वदूर फैली हुई भाजपा के मुकाबले कहीं कहीं पॉकेट्स में इन्फ्लुएंशियल होने वाली भाजपा, दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है, तो ये मुझे लगता है कि इसका सीधा उत्तर तो भाजपा ही है। भाजपा ही है। शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि अब असली शिवसेना हमारी है जी, तो बीएमसी में भी हमारा ही महापौर रहेगा। जी बिल्कुल। तो क्या अब दो हिस्से में बंट चुकी शिवसेना में इतनी ताकत है कि वो वहां पर अपना महापौर बिठा सकती है? पार्ट वन ये है कि धनुष बाण वहां से निकला, धनुष बाण वाला महापौर बैठा हुआ था। अब धनुष बाण मेरे हाथ में है, मेरे कंधे पर धनुष लटका हुआ है, मुझको मेरा महापौर बिठाने दीजिए। इस बात के, इस आर्ग्यूमेंट में शिंदे साहब के आगे कोई नहीं जा सकता, क्योंकि शिंदे साहब ये आर्ग्यूमेंट करके रहेंगे और उन्होंने कानूनी तौर पर भी अब ये सिद्ध कर दिया है कि मैं शिवसेना, बिल्कुल ठाकरे अब शिवसेना में नहीं है, निष्कासित है। ये एक पार्ट हो गया। पार्ट टू ये है कि आज की स्थिति में जो पूरा परिप्रेक्ष्य देखें, अगर पूरा परिदृश्य देखा जाए भारत का, जैसे मैंने कहा मुंबई के ऊपर पूरे भारत का और भारत के ऊपर पूरे मुंबई का परस्पर इन्फ्लुएंस है, एक असर है, परस्पर असर है। अब इस परिदृश्य को देखा जाए तो अकेली शिवसेना, चाहे शिंदे गठ हो चाहे अन्य कोई हो, अकेली शिवसेना पूरे मुंबई के ऊपर अपना महापौर नहीं बिठा सकती। इन लोगों के लिए भी समझदारी ये है, इन लोगों के लिए से मेरी मुराद इन दोनों से है, माननीय अजित पवार साहब से भी और माननीय शिंदे साहब से भी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो अजित पवार के नेतृत्व में चल रही है, उसकी हरकत कुछ इन दिनों दिख नहीं रही है, जबकि महानगर पालिका एक बहुत ही व्यापक चुनाव का, मतलब लोकल ग्राउंड चुनाव का ये मौका है। इससे पार्टी का जनाधार बढ़ता है और पार्टी मजबूत कितनी है ये नज़र आता है। लेकिन अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार के परफॉर्मेंस को देखें तो वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। वजह क्या दिख रही है आपको? पवार साहब शपथ ग्रहण के दिन से लेकर के आज तक बॉडी लैंग्वेज आप बारीकी से ऑब्जर्व कीजिए, बीजेपी को और बतौर खास मुख्यमंत्री जी को अपनाने का और उनको कंफर्ट देने का काम कर रही है। इस तरह की बॉडी लैंग्वेज या इस तरह की उनकी सारी चाल ढाल वैसी दिखती है, और उस चाल ढाल का कारण उनकी अंतर्गत रणनीति वैसी है, वो रणनीति रिफ्लेक्ट करती है उनके चाल चलन के ऊपर। आज की तारीख में पवार साहब को जो हासिल करना था, अजित पवार साहब को, बिल्कुल बड़े पवार साहब के बारे में तो क्या ही एनालिसिस किया जाए। बहरहाल पर
अजीत पवार साहब को जो हासिल करना था वो इस गठबंधन में केवल प्रवेश मिलने से और मंत्रिता मिलने से ही हासिल हो चुका हुआ है। अब कुछ जो महत्वाकांक्षी लोग हैं जिनका पुनर्वसन नहीं हुआ है, ये हुआ वो हुआ है, पवार साहब मतलब फिर से अजीत पवार साहब अपने चाचा के ही भतीजे हैं। इतने रास्ते उनके पास है कि कोई अगर महत्वाकांक्षी है और उसका पुनर्वसन नहीं हुआ है या उसको कुछ किसी तरीके से उसको अगर सेट करना है तो वो सेटिंग करने की उनके पास क्षमता है। वो बिल्कुल पतंग ढीली छोड़ेंगे क्या, ऐसा उनके चाल चलन से दिख रहा है। मगर आखिर हैं पवार, आखिरी मोमेंट में किस तरह लिंगी मारेंगे और किसके टांग में टांग फंसा करके किसका मुंह पे गिरा देंगे, ये देखने लायक बात है। इस पर नजर रहेगी, मगर आज तक की तो चाल चलन से यही नजर आ रहा है। आक्रामकता के तौर पर देखें तो जिस तरह से एकनाथ शिंदे जिस पार्टी से निकल कर आए, जितना आक्रामक उसके खिलाफ दिखते हैं जी, उतने आक्रामक अजीत पवार, शरद पवार या उनकी पार्टी के प्रति नजर नहीं आते। सर ये तो कई बार बोली जा चुकी बात है कि चाचा भतीजा अविभक्त हैं, अविभाज्य हैं। चाचा भतीजे से और भतीजा चाचा से पूछे बिना कुछ नहीं करता। ये मैं कह रहा हूं क्या, ये कई बार मतलब ये 10,000वीं बार हो सकता है कोई बात दोहराई जा रही है। लगातार यही नैरेटिव सामने आती है। ये महाराष्ट्र के सियासत में सबसे ज्यादा दोहराई हुई बात मेरे ख्याल से यही है। मतलब विश्वास खो चुके हैं। विश्वास की बात नहीं है, विश्वास की बात नहीं है, रणनीतियों में समानता। आंख मूंद करके अगर आप सिर्फ कृतियों को एनालाइज करें तो आप देखिएगा अरे इनकी स्ट्रेटेजी तो चचा के जैसी है। तो चचा अविभाज्य है इनकी मानसिकता से, और उस वजह से वो चचा को जितना चाहिए उतना किनारे किनारे से विरोध करेंगे। अब चचा ने बता करके रखा हुआ है तू बच गया, शांति से रह, तेरी गाड़ी तू हाँक। रोहित जी है ना बीच बीच में कोई थोड़ा सा बलवा करने के लिए, तो अब वो चचा भतीजा नहीं, ये चचा भतीजा तो कर ही रहे थोड़ा बहुत। आपने जिक्र कर दिया राज ठाकरे का। मराठी मानुष के नाम पर चुनाव लड़ने वाले, पूरी राजनीति का दारोमदार जिनका मराठी मानुष के नाम पर, उसको उत्थान के नाम पर, उसको न्याय दिलाने के नाम पर, उसको नौकरी दिलाने के नाम पर, उसको प्रतिनिधित्व देने के नाम पर अभी तक लड़ते रहे, कुछ नहीं हुआ। एक नगर सेवक भी नहीं जीत के आ पाया। अब नया समीकरण बना है, उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे आ गए हैं, 2 ठाकरे ब्रांड एकजुट हो गए हैं। क्या इम्पैक्ट होगा? ये सारी कवायद बिना इम्पैक्ट की है, माफ करना, स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। जब तक राज ठाकरे जी मुद्दों की राजनीति कर रहे थे और उनके राजनीति का केंद्र केवल भाषावाद नहीं था, तब तक उनकी बात सुनने के लिए लाखों लोग आ रहे थे और उनकी बात लाखों लोग गुन भी रहे थे, केवल सुन नहीं रहे थे। अब क्या हो गया कि उनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं सा लगा। पहली बार राज ठाकरे जैसे बेहतरीन वक्ता के पास में कुछ नहीं है, ऐसा लगने लग गया। अब मुझे बताइए, इन लोगों ने आखिरकार अपना द्वंद्व खत्म करके एक दूसरे के साथ में आकर के बची खुची इज्जत बचाने का प्रयास किया तो गलत क्या किया? अब ये नहीं करते तो और करते भी क्या? एक मन से चलाना, एक शिवसेना, खोई हुई शिवसेना मशाल हाथ में लेकर के चलाना, दोनों के बस की बात नहीं है। दोनों कह रहे हैं कॉमन सर्विसेज इकट्ठा करो, खर्चा बचाओ और एकत्रित होकर के जो करना है वो करो। अब जितनी प्रिंटेड मटेरियल है पड़ा हुआ दोनों पक्षों का, दोनों पार्टियों का, उतना कंज्यूम हो रहा है, ये समझ करके चलिए। आपको लगता है कि जीतने के लिए अब भाषा जैसी और प्रांत जैसी जो कवायद है या जो नफरत है या जो मुद्दा है, ये अभी काम नहीं आने वाला है चुनाव में? बिल्कुल मैं मतलब बिल्कुल करेक्ट बात, सटीक बात कह दी शर्मा सर आपने कि अब भाषा या प्रांतवाद काम नहीं करेगा। कम से कम महाराष्ट्र जैसे प्राकृतिक राज्य में जहां पर सर्वदूर सभी भाषाओं और सभी धर्मों और सभी प्रांतों के लोग एक जैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही, वहां पर अब भाषावाद प्रांतवाद नहीं चलेगा। भाषा की बात कब आ गई? तब जो लिंगो चलता था इसमें, अरे घाटी को बुलाओ ये सामान उठाना है, अरे घाटी को बुलाओ यहाँ पर झाड़ू मारना है, अरे घाटी कहाँ गया भाई, चाय को कौन लाएगा? ये घाटी का क्या मतलब है जानते हो आप? ये समुद्र तल है, ये समुद्र तल से खंडाला का घाट जो है वो घाट चढ़ा जाता है और उस तरफ दक्कन का पठार है।
अच्छा तो पठार के ऊपर रहने वाला वहां से स्थलांतरित होकर के आया हुआ उसको घाटी कहा करते थे। अच्छा ये एक्चुअल भौगोलिक सत्य है। अच्छा और फिर उसका जो हित संबंध था उसका देखने वाला उसका माई बाप कोई नहीं था, और यही कमोबेश स्थिति कोंकण के लोगों की जो स्थलांतरित होकर के आते थे, नौकरियों के लिए आ जाते थे। तब 40 साल पहले शायद ये मुद्दा बहुत ही सटीक था और उसको सब लोगों ने सराखों पर ले लिया। उससे न केवल मराठियों का अपितु सारे लोगों का कल्याण हुआ, पर उसके बाद सिर्फ उसकी खिंचाव रह गया। बस वो कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। ये तो ये जो दावा है कि अब दो भाई आ गए हैं तो बीएमसी में चमत्कार होगा और इस बार शिवसेना और मनसे का इंजन दौड़ेगा और शिवसेना की मशाल जल, चमत्कार ये होगा कि इस बार कम से कम इस बार तो राज ठाकरे जी की सभा मतदान जाकर के किसी को भी करें, सभाओं में लोग आएंगे विचारों कि उनकी एक विडंबना यह है कि उनकी सभाएं सुनने के लिए और गर्जन सुनने के लिए लोग बड़े आ जाते हैं। तो एक ही चमत्कार अपेक्षाकृत है। बाकी मशाल में इनमें वे अपने अपने गृह छिद्रों को ढकने में लगे हुए हैं। वो मतलब जिंदा रहने की, राजनीतिक तौर पर जिंदा रहने की कवायद है, केवल कवायद है। उन्होंने इस लड़ाई को पर प्रांतीयता के साथ जोड़ दिया आज की शिवसेना और मनसे ने, बिल्कुल। और इसके वजह से जो समर्थन उन्हें मिलना चाहिए था वो समर्थन नहीं मिला। भारतीय संस्कृति में एक समरसता का सिद्धांत, इसमें अगर यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति बैठ करके एटला उन्नाव शर्मा जी बोलेगा तो हम दोनों ही मिल करके हिंदी भाषी, प्रखर हिंदी भाषी उसका जी खोल करके स्वागत करेंगे कि अरे मेरे पास तेलुगु वाला आ गया है, कैसे है आपके देश में सब और कैसे चलती है आपकी संस्कृति की, ये हम लोग उत्सुकता से पूछेंगे। उसकी तरफ को हमारा एक स्नेहपूर्ण औत्सुक्य रहेगा। ये स्नेहपूर्ण औत्सुक्य एक थोड़े वक्फे के लिए, थोड़े समय के लिए मराठी मानुस के ऊपर होने वाली अन्याय के रूप में, और वो भी कामगार उन लोगों के साथ हुए अन्याय के रूप में सामने उभर करके आ गया था। उसको बाला साहब ने मिटा दिया। उसके बाद में उस मुद्दे को खींचा गया, प्रांतीय पर प्रांतीय, अमुक ढमुक, बहुत मारामारियां करने की, प्रायोजिक बलवा करने की भी कोशिश हो गई। मगर जो समरसता का सिद्धांत है मूल रूप से, वो आप उत्तर भारतीय है और मैं महाराष्ट्रियन हूँ, इस बात के बावजूद भी आपके और मेरे मित्रता और स्नेह को बिल्कुल सही कहा, किसी भी हद तक रत्ती भर भी कम नहीं कर सकते। मान सकते हैं कि जो आने वाले समय में महानगर पालिकाओं के चुनाव है, खासकर बीएमसी जहां पर उसका डोमिनेशन है शिवसेना और मराठी मानुस का जो रहा है, जी, उसमें भी कोई बड़ा जो फेरबदल जो है वो दिखता आपको नहीं नजर आ रहा है? दिखता तो नहीं है। आपने कह दिया पहले सवाल के जवाब में कि इस बार का जो मुकाबला होगा वो दो गठबंधन के बीच में होगा जी। तो आखिरी सवाल में मैं आपसे पूछता हूं कि मुद्दा क्या होगा? स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं में गटर वाटर मीटर, वो गटर वाटर मीटर मुद्दा नहीं है। कुछ पढ़े लिखे लोगों के लिए ट्रंप भी मुद्दा है, कुछ पढ़े लिखे लोगों के लिए विदेश नीति भी मुद्दा है, और कुछ लोगों के लिए स्थानिक लोगों के मुद्दे भी उतने हैं। परंतु आमतौर पर भाजपा स्थानिक मुद्दों को बगल दे करके एक यूनिफॉर्म मोदी इन्फ्लुएंस्ड नेशन क्रिएट करने के लिए जो कोशिश कर रही है, राष्ट्रवाद और विकास, वो राष्ट्रवाद, विकास और मोदीकरण, भारत का मोदीकरण या मोदी की जो वैचारिकता है, उस वैचारिकता का जो एक समानीकरण हो रहा है, वो समतलीकरण करने के पक्ष में रहेगा। अर्थात अब मुद्दों की एक फैक्ट्री के बारे में बिना बताए ये मुद्दा खत्म नहीं किया जा सकता। मुद्दों की फैक्ट्री है कांग्रेस, ये उसमें हिंदू मुसलमान, कांग्रेस अब लाएगी मराठी बाहर, मराठी और गैर मराठी, कांग्रेस लाएगी उसने वो किया, इसने ये किया, फलाने ने फलाना किया, कई लोगों के चरित्र हनन होंगे, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर अतुल नाइक साहब, आप सुन रहे थे, हमने बीएमसी चुनाव, महाराष्ट्र की राजनीति और राजनीतिक दलों की मंशा की बातचीत की, और सबसे अहम मुद्दा ये कि क्या ठाकरे बंधुओं के एकजुट होने से महानगर पालिकाओं के चुनाव पर कोई व्यापक असर पड़ेगा या नहीं। आपने जवाब सुना। आज की बातचीत तो बस इतना ही। मंथन में हमारी कोशिश यही रहती है कि आपसे जुड़े मुद्दों की बिल्कुल ही ऑर्गेनिक तरीके से हम उस पर चर्चा करें और आपके मन में जो चल रहा है उन सवालों पर हम एक्सपर्ट की राय जानें और उनका एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत करें। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई होगी तो आप नीचे कमेंट में
अपनी राय भी दे सकते हैं। और अगर किसी विषय पर आपको इस तरह की चर्चा की आपको सुनने की ज़रूरत है, अगर आपको महसूस हो रही है, तो आप भी उसमें हमें सुझाव दीजिए। TV1 इंडिया नॉन पॉलिटिकल न्यूज़ चैनल है हमारे हिंदी, TV1 इंडिया हिंदी और TV1 मराठी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अच्छी पत्रकारिता के लिए समर्थन दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।